नमस्कार, जनता दरबार टीवी में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका लगातार बनारस से 25 साल से नाता रहा है। 14 साल ये रेगुलर बनारस में रहे और 10-11 साल से अब जो है इनका महीने में 8-10 चक्कर लग जाते हैं। तो हमें जानना चाहेंगे बनारस के बारे में, बनारस का क्या हाल है, वहाँ की राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी शायद जो इतने साल से वहाँ रही हैं तो अच्छी तरह हमें बता पाएंगी। मैडम सुमन जी हैं हमारे साथ। तो मैडम नमस्कार जी। नमस्ते जी। अच्छा, आप कितने साल रहे वहाँ पे बनारस में? बनारस में रेगुलर 14 ईयर्स। 14 ईयर्स। तो क्या करते थे वहाँ? अभी 10 ईयर्स से मतलब साल भर में लग जाता है कुछ चक्कर 8-8। अच्छा, क्या करते थे बनारस में आप? पोस्टिंग थी इनकी रेलवे में। अच्छा, आपके हस्बैंड की पोस्टिंग थी? तो भी इनके हस्बैंड की पोस्टिंग थी, जॉब करते थे और वहाँ पे मैडम रहे हैं। तो जी 14 साल तो रेगुलर रहे और 10 साल अभी आना जाना लगा रहता है। तो 24-25 साल से आप बनारस के बारे में बखूबी जानते होगे, गली गली से परिचित गली हो, गली तो क्योंकि मेरा भी वहाँ पे कुछ सिलेक्ट का काम रहता था, एक्सपोर्ट का, थोड़ा बाहर भी भेजना, यहाँ भी भेजना। आपने भी काम तो हर गली मोहल्ला में मोस्टली जानती हूँ। कितने लिंक है वहाँ पे आप लोग? काफी लिंक है। बहुत। तो आज हमें हमारा उद्देश्य है कि चुनावी उस पे बात करेंगे हम बनारस के बारे में। तो बनारस में बातचीत होती रहती है अभी आपकी? हाँ। तो वहाँ के जो लोगों का क्या माहौल है आज के दिन बनारस के बारे में? मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या हालात हैं बनारस के आज के दिन? बाकी मुद्दों पे तो बाद में बात करेंगे। बनारस के लोग थोड़ा बदलाव इस बार चाहते हैं। चाह रहे हैं जी। तो सुमन जी, एक बार अभी जनवरी में जब राम मंदिर का निर्माण किया गया, निर्माण तो काफ़ी दिन से चल रहा था, मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की राम के उसमें, तो उसके बाद से एक तूफान सा आया, मतलब जैसे दूध में उफान आता है ना, एक उफान आया भारत की राजनीति में कि भाई अब की बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और लग भी रहा था लोगों को कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो इतना हैवी रहेगा देश के ऊपर कि 400 पार जाएंगे मोदी जी, परंतु वो हो नहीं पाया। उसका क्या कारण रहा और राम मंदिर के बारे में आप क्या कहेंगे? राम मंदिर तो हमारे यहाँ पे जगह जगह सदियों से राम जी के मंदिर रहे हैं, तो वो तो कोई बहुत अलग से नई चीज़ उन्होंने नहीं काम किया है। और प्राण तो राम में तो क्या ही डालेंगे, राम जब सब में प्राण डालते हैं। और ऊपर से जैसे जो मैनिफेस्टो में जो था तो जनता उसका वेट कर रही थी, काले धन का, नीरव मोदी का और कुछ भ्रष्टाचारियों पे एक्शन लेने के लिए। तो ये तो काम है भाई, कर लेती है सरकार, चंदे से हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो ये कुछ कोई नया काम नहीं था। और मतलब मोदी जी का कोई सहयोग नहीं है, को इसके लिए प्रचार नहीं करना चाहिए। कबीर जी ने कहा है, दादी जी कहती थी कि गीत गाती थी कि मतलब कुछ भजन गाती थी कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। उससे तो वो चक्की बली जो पीस खाए संसार, तो वो पुराने लोग, हमारे महापुरुष लोग हमें आडंबर से बाहर निकाल रहे थे। ये दोबारा से फिर हमको सरकार ही आडंबर की तरफ लेके जा रही है। तो आपका कहना तो ये है कि राम मंदिर जो बनाया है, अच्छा है कि बनाया है कि नहीं उसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लोगों ने चंदा दिया, सरकार का और प्रधानमंत्री जी का कोई रोल नहीं है इसमें। नहीं, और उस मुद्दे पे तो राजनीति होना भी नहीं चाहिए। पहले भी सरकारों में मंदिर बनते रहे हैं और भी कुछ यहाँ तक के काफी बनते रहे हैं, तो उसके ऊपर कभी इसरो बना था, कभी आइम्स बने, तो उसके नाम पे तो सरकार ने कभी राजनीति नहीं की कि हमने मंदिर बनाया या हमने कुछ संस्थान बनाए, तो उसके नाम पे तो राजनीति नहीं। अभी मोदी जी उससे वहाँ यज्ञ हवन में बैठना चाहते थे, परंतु चारों शंकराचार्यों ने कहा कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पति और पत्नी साथ में होनी चाहिए, तो मोदी जी को उससे वंचित रहना पड़ा है। हाँ, तो वो नहीं बैठ पाए उसमें। हाँ, वो अपने इसका उन्हें दुख भी है अंदर से कहीं ना कहीं
हैं। तो राम मंदिर का मुद्दा उसके बाद जी धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, इसका क्या कारण रहा सुमन इसका जी? कारण वीआईपी एंट्री रही, पैसे वाली एंट्री रही। अच्छा। जैसे बनारस में मैं अभी गई हूँ, पिछली 25 अप्रैल को गई हूँ, हम्म, तो वहाँ पे कोई मेरे नॉन थे, जैसे मैं हमेशा जाती रहती हूँ, बोले कि हम भी दर्शन करेंगे, यहाँ से परिवार गया था। तो वहाँ पे क्या था कि काफ़ी मतलब 3-3 घंटे तक हम लोग खड़े थे। अच्छा। पंडित जी आ रहा था बार बार, तो कि तुमको चलिए सीधा पैसे से करा दे, पैसे से करा दे। लेकिन मैं वो जो थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जो मेरे साथ गया था परिवार, तो वो सीधे करना नहीं चाह रहा था। अच्छा। तो 3 घंटे तक वेट किया, वहाँ पे बच्चे प्यास थे, महिलाएं प्यास से थी। तो एक अपनी बोतल से मैंने उनको 4 लोग को पानी पिलाया। मतलब इतना लंबा हाँ, इंतजार। हाँ, और काफी, क्योंकि वो जो पैसे देके जा रहे थे उनका पुजारी ज्यादा समय ले रहा था। वहाँ पे स्क्रीन लगी है, टीवी लगा है। अच्छा। तो उनमें दिख रहा था कि उनका पूजा विधि बिल्कुल अलग था, बहुत बहुत देर तक पूजा विधि था, तो उसमें काफी वेट हो रहा था। और उसको एंट्री भी पहले कराई जा रही होगी ना? हाँ, एंट्री डायरेक्ट उनका एंट्री था, पैसे अच्छा, वाले का। direct पहले होता था कि वीआईपी एंट्री होता था, लेकिन वो कानून व्यवस्था बनाने के लिए केवल वीआईपी लोगों के लिए होता था। अब जिसके पास पैसा है केवल वो अपना सीधा चाहे चले कोई भी जाओ। हो। हाँ, और कोई भी पैसा दो, पैसे पुजारी वाला। को दो, और कोई भी चले जाओ। तो उसमें फिर जो थोड़ा गरीब लोअर तबका था, या कोई धार्मिक प्रवृत्ति के थे जो सीधा जाना नहीं चाह रहे थे, तो उनको क्या था कि काफी लंबा वेट करना पड़ रहा था, क्योंकि अंदर समय बहुत ज्यादा लग जा रहा था। अच्छा। तो बाकी जो हम लोग गए, तो हमको तो बाहर से ही मतलब कुछ कायदे से दिखाया भी नहीं, और बाहर से ही कि चलो 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 चलो, ऐसे ही जो 4-4 घंटे 3-3 घंटे से जो वेट कर रहे थे। तो आम आदमी को तो कोई फायदा नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। और कॉरिडोर भी, अगर वहाँ पे जो मतलब प्राचीनता और ऐतिहासिकता बची नहीं है, जो मंदिर में पहले पॉजिटिव वाइज आती थी मंदिर वाले, वो बिल्कुल खत्म थे। हाँ। जो मतलब ऐतिहासिकता क्या होती है, हमारी प्राचीन धरोहर क्या है, जब उसको हम ऐसे के ऐसे उसको संभाल के सजा के रखते हैं। उन्होंने क्या है कि वो एक बीच का थोड़ा सा बस शिवलिंग और कुछ है, बाकी सब तोड़ वोड़ दिया। और उसके आसपास के पिछली बार मैं जो गई थी, तो एक पुजारी ने खुद ही बताया कि क्योंकि वो एक जो परिवार पहले भी था, तो किसी के रेफरेंस से पूजा करवा रहे थे, तो पुजारी थोड़ा ट्रस्ट कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि इसके आसपास काफी मंदिर टूट गए हैं, जिनमें काफी प्राचीन मूर्तियां थी। अच्छा। तो उनको दर्द था, तो उनकी ऐतिहासिकता खत्म हो हाँ, गई। तो उनको दर्द था कि बहुत प्राचीन मूर्तियां थी और प्राचीन मंदिर थे जो आसपास कॉरिडोर बनाने में टूटे हैं। तो हम कहा कि ये बात आप कैमरे के सामने नहीं बोलते, तो कह रहे कि नहीं, कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे। तो ये आधुनिकता मतलब वहाँ पे के मंदिर को ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर का व्यापारीकरण ज्यादा हो गया है। अंदर इधर रेस्टोरेंट खुला है, अंदर जाके कॉरिडोर में साड़ी के ऊपर दुकानें थी। अच्छा। हाँ, तो कुछ तो वो कैफे तो खुले हैं। एक शॉपिंग मॉल हो गया, मंदिर कहाँ रहा? बिल्कुल है, जैसे शॉपिंग मॉल जैसा लग रहा अच्छा। था। तो ऐसे तो हमारे पहले क्या मंदिर नहीं है क्या? अक्षरधाम दिल्ली में ऐसे ऐसे मंदिर बहुत है। तो लेकिन उसकी जो गलियों से हम गुजरते थे, हाँ, हाँ। जो प्राचीनता थी, जो मतलब एक बार हम गए हैं तो देखते थे कि हाँ, मतलब एज इट इज अगर सालों से हम देखते हैं तो उससे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो इस चकाचौंध में कहीं जो वास्तविक जो ओरिजिनलिटी थी हाँ। मंदिर की, वो खत्म हो गई है। ऐतिहासिकता खत्म। भगवान श्री राम जी का जो गर्भगृह था, भव्यता आ गई है, हाँ हाँ, ऐतिहासिकता खत्म हो गई है। अब हमें जैसे राम मंदिर, जो जैसे रामनगर है एज इट इज है, तो पिछली बार मैंने जहाँ फोटो खिंचवाई उसी जगह आज खड़े होकर खिंचवाई, तो होता है कि हम चेंज हो रहे, ये सेम है। जैसे हमारे उम्र के साथ हमारा बदलाव आ रहा है, लेकिन हमारी वो चीजें धरोहर हमारी एज इट इज है। तो उससे परंतु हमारी अब जो नया निर्माण हुआ है उसमें तो वो ज्यादा चेंज हो रहे हैं, आप कम हो रहे हो। हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इसमें मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आई, तो अंदर से वाइब्स नहीं आई। नहीं, आपके हिसाब से सुमन जी माना जाए तो एक तरह से मंदिर का तो फिर राजनीतिकरण किया गया। हाँ, बिल्कुल राजनीतिकरण गया, व्यापारीकरण गया। अब आम में जो वो पैसे वाला ही अंदर पे वो उसको हायर कर पाएगा, उसकी शॉप को। अंदर जाके, बाहर बिल्कुल पानी वानी के लिए बहुत मतलब बहुत बुरा हाल था, और अंदर जाके तो कुछ कई घंटे बाद व्यापारीकरण तो किया ही गया, बट मोदी जी ने तो उसका पूरा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तो हर जगह कोशिश की। वो उनका अपना एजेंडा है। हर किसी के पॉलिटिक्स स्ट्रेटजी होती है। और वहाँ घाटों की क्या स्थिति है? घाट के बारे में क्या? स्थिति भी अच्छी नहीं थी। अच्छा। जो पहले जो घाट की जो फीलिंग आती थी कि वो नाव से जो पतवार जो चलाता था, वो मल्हार जो चलाता था, उससे हाथ से जो उसको चाकू से चलाता था, वो भी जगह मशीनों ने ले ली।
वो धुआं धुआं था, बहुत धुआं था। मतलब जो पानी के प्रदूषण। बीच में जब हम नाव से जाते थे, जो ठंडक जो मिलती थी वो नहीं थी। जो नेचुरल आनंद आता था वो नेचुरल नहीं। नहीं, बिल्कुल पानी के अंदर जाके मैं उनको बताया था कि जैसे नाव में जाएंगे, अंदर बीच में जाके इतनी ठंडी हवा है। वो उस जो परिवार को मैंने बताया, लेकिन वो सब गायब था। छोटी नाव ज़्यादा थी नहीं, और कुछ जैसे हम मंदिर से निकले तो लेट हो, तो एक वो काफ़ी बड़ी सवारी नाव थी, तो उसमें वो परिवार बैठ लिया कि आरती देखना, आरती का समय बीत जाएगा। अब बीच में इतना बड़ा उसमें जनरेटर था नाव चलाने के लिए, बहुत बड़ी मोटर थी, और उसमें वो इतना गर्म हो गई थी कि मेरे पैर पे कुल टाइम धुआं ही छोड़ती रहे। मेरा पैर जल रहा था, इतना धुआं छोड़ रहा था। आरती के समय भी, आरती का तो धुआं कुछ आरती तो कुछ क्या करेगा उतना आरती का फायदा, जब धुआं इतना चारों तरफ मोटर बोट इतना धुआं छोड़ रही थी, और इतने बड़े बड़े वो क्रूज आ गए वहाँ पे कि छोटे नाव वाले बेचारे बहुत तो परेशान। सफाई की क्या व्यवस्था घाटों पे और गंगा माँ? खास व्यवस्था नहीं। है। नहीं नहीं जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे नहीं, मोदी जी की कुछ तरफ नहीं, से कि गंगा को साफ किया जाएगा, तो 10 साल बीत गए। प्रदूषण ज्यादा ही दिखा मुझे, बहुत ज्यादा। बहुत, बिल्कुल वहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, पूरा फेस जल, इतना धुआं धुआं चारों तरफ, क्योंकि चारों तरफ वो बड़ी बड़ी मोटरें बोट थी। तब मोटरें बोट थी तो चारों तरफ वो अंदर आगे आरती के समय आगे ले जाने के लिए सब अपना अपना रेस बढ़ा दे रहे, सब उससे आगे के चक्कर में थोड़ा जहाँ जैसे जिसको जगह मिल जाए, और उसमें फिर और ज्यादा धुआं छोड़ रहा था। और आग तो वो बिल्कुल ऐसा जल रहा था कि इतना दूर भी बैठे तो आँच फेंक रहा था, क्योंकि सब लोग पहले बैठ गए थे और मुझे बाद में जगह मिली थी, तो मेरे तो पूरे पैरों पे आँच फेंक रहा था। चलो, आप 25 साल से आपका बनारस में हो रहा है। इतना धुआं देख के थोड़ा सा मतलब वो मन व्यथित था। चलो, आज हमारा फोकस रहेगा चुनाव के ऊपर। तो लास्ट में मेरे 1-2 क्वेश्चन हैं। इस बारे में काफ़ी बातें हो चुकी हैं, राम मंदिर और इसके बारे में। अब आपका 25 साल से वहाँ मतलब लिंक है लोगों से, तो बनारस की जनता का मूड बदलाव तो है, पर कितने % लोग मतलब क्या हालात हैं जिस हिसाब से पहले मोदी जी कई लाखों वोटों से जीते थे, तो आज क्या हालात? हाँ, कुछ बड़े वर्ग को वहाँ पे जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ बड़े वर्ग को भले उनसे कुछ फायदा ले रहे हैं, और वो भी क्या ले रहे हैं, बड़े बड़े क्रूज तो उधर से आ गए हैं, बड़े व्यापारियों के हैं, चाहे उसमें गुजरात का कहे, बाहर का कहिए। अब उसमें बनारस वालों का कितना है, अब ये तो हम अंदर से तो ये देखे नहीं कि कितना किसका है, लेकिन ज्यादा शहर का व्यापारीकरण ही हुआ है। तो कुछ एक व्यापारी, बड़ा वर्ग तो ठीक है, अभी पैसा है तो सीधे मंदिर चले गए, पैसा है तो क्रूज पे बैठे, पैसा है तो अपना अपना व्यापार कर लिए, लेकिन छोटे तबके के लिए नहीं कुछ हो। वर्ग तो 20%, 80% तो निम्न वर्ग है ना। वो भी कुछ बड़ा वर्ग में भी कुछ लोग, अच्छा, कुछ चंद जो लोग कि हैं। कुछ लोग, क्योंकि आज जो अपना जा रहे हैं डायरेक्ट अपना कुछ एक काम ले, कुछ तो वर्ग। बनारस के जो ज्यादातर लोग हैं उनका उनके क्या मुद्दे हैं? उनका रोजगार का है, महंगाई का है, क्योंकि वहाँ पे या तो बीच मध्यम वर्ग का आदमी कम है, जैसे अपने यहाँ की तरह, अच्छा, या तो ज्यादा कुछ उच्च पैसे वर्ग है, वाले या हैं, तो ज्यादा कुछ लोअर है। अब बीच का जो एक मीडियम है, मीडिएटर जो है वो बीच का जो एक होता है ना, मिडिल क्लास। वो मिडिल क्लास कम है वहाँ पे। हाँ, मतलब यहाँ नहीं है कि ये मतलब या तो बहुत सही अपना सही है, या तो कुछ मतलब रोजगार महंगाई का ज्यादा मेन मुद्दा तो था। आपका कहना है कि जो पूरे देश के ही मुद्दे हैं असल में ये, और वही मुद्दे बनारस में है, इसका मतलब राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, राम मंदिर तो मुझे बनारस में कोई ऐसा लगा नहीं, लेकिन इस बार वो सोच रहे कि मतलब जो पिछली बार जुमलेबाजी थी कि महंगाई का, रोजगार का, वो उस चीज़ से लोग हैं। और फिर कोई समस्या है, अगर आपका स्थानीय मान लीजिए विधायक है, स्थानीय MP है, तो आप उसके पास अपनी समस्या लेके जा सकते हो, 2-10 आदमी मिलके जा सकता है। सुबह नहीं जाएगा तो सुबह अगर घर पे नहीं मिलता तो शाम को मिलेगा। कुछ तो शर्म करेगा, 2 आदमी 10 आदमी अपनी स्थानीय समस्याएं लेके। वो उनको ये था कि कहाँ जाए, कार्यकर्ता अपना आपकी समस्या लेके जाएगा कि खुद की लेके जाएगा? नहीं जाएगा तो मोदी जी शायद आम आदमी से तो मिलते भी नहीं ना। वो भी नहीं मिलते भी नहीं। मिलते नहीं, और मीडिएटर से ही मिलेगा। मीडिएटर से ही मिलेगा, तो जो बीच का कार्यकर्ता है, तो आम जनता कहाँ जाएगी? असल में तो मोदी जी देश में ही कम रहते हैं, मतलब विदेशों में ज्यादा रहते हैं, और देश में हो तो भी अच्छा कि कम से कम स्थानीय हमारा रहेगा। अच्छा, तो स्थानीय रहेगा तो हम अपने 2-10 आदमी इकट्ठा होकर जा सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं। तो भाई अपना आपस का है, लोकल है, तो कुछ तो मान लीजिए कुछ बात का मान रखेगा। तो आपके हिसाब से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और स्थानीय मुद्दे जो हैं, और स्थानीय जो कैंडिडेट है
वो मुद्दा रहेगा हैवी अब जी, की जी, बार। स्थानीय वाला इस बार मेन है। तो और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप बनारस के लोगों के लिए? बनारस के लोगों को यही कहेंगे कि अपना शांति से अपना चुनाव संपन्न हो रहे, और अपना जो भी, हम तो स्थानीयों को ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख लिए हैं बाहरी को, अपने सिटी में बाहरी को, अपना हरियाणा में, तो इस बार ज़्यादा समर्थन हमारे जिस तरह से स्थानीय को गया है। तो मैंने भी यहाँ पे पूछा था कि पिछली बार क्या, तो बोले कि पिछली बार थोड़ा सा कुछ तबका भटक गया था, कि बीजेपी को उनको लगा था, मेरे यहीं पे देखो कि चुना जो कर रहा था, तो मैंने उससे खुद पूछा था कि आप किसको वोट दे रहे थे, उन्होंने बोला कि बीजेपी को मैं वोट दूंगा, गैस सिलेंडर मिला है, मेरी बहन को कुछ लोन के मकान के लिए कुछ मिला है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप जो मकान और प्लाट दो चार मकान और प्लाट लिए हो ना, मोदी सरकार सब छीन लेगी और गरीबों में बांट देगी। अच्छा। तो पिछली बार लोगों को कुछ इस टाइप का भ्रम था, क्योंकि ये जो पहचान, ये जो बनवाए जा रहे थे आईडी वगैरह, तो उसमें जो सब कुछ भराया जा रहा था, प्रॉपर्टी आईडी, हाँ, तो उनको थोड़ा सा ये थोड़ा थे, भ्रमित थे। तो ये तो अब की बार यहाँ के लोगों का भी जैसे होता है ना, नहीं सुमन जी, अब की बार तो उससे भी ज्यादा मोदी जी ने तो अब की बार तो खुल के कह दिया कि अगर कांग्रेस आती या इंडिया गठबंधन आता है तो आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी यहाँ तक के भैंस छीन ली जाएगी। अब मोदी की जुमलेबाजी में कोई नहीं आ रहा। अच्छा। वो कहते हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हम लोग उनकी जुमलेबाजी से तंग आ लिए। तो चलो, आपका इन सब बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।